हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है सेकेंड शिफ्ट का 7 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन था 11 से लेकर के 25 तक का, आज वो मैं करने वाला हूँ। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने 1 to 10 का जो क्वेश्चन था वो मैंने कर दिया था सोल्यूशन। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, 11 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक आयताकार बाग की भुजाएं 176 मीटर और 56 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार मैदान में 35 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत रुपये में कितनी होगी। ठीक है, और इसमें पाई का वैल्यू दिया हुआ है 22/7। तो देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई 176 दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है 56, तो 176 गुने 56। ठीक है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुने आर स्क्वायर इज इक्वल टू 176 गुने 56। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम कटा लेंगे, 22 8 176 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुने ये 7 जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 56 को हम लिख सकते हैं 8 गुने 7, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 8 गुने 7। जब स्क्वायर रूट करेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो ये 2 8 है, यहाँ पे 2 8 का 1 8 आ जाएगा, 2 7 का 1 7। ठीक है, तो यानी r इज इक्वल टू 56 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग सर्कल की परिमिति जानते हैं, क्या होता है? 2πr होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2πr क्या हो जाएगा? 2 गुने 22/7 गुने 56। ठीक है, तो 2 गुने यहाँ पे 7 8 56 हो गया, अब कट गया। ठीक है ना, कितना बचा? 2 गुने 22 गुने 8 मीटर। ठीक है, इसको हम गुना नहीं किए हैं पहले, क्योंकि बाद में हमको गुना करना ही है। ठीक है ना, तो ताकि आसानी हो करने में। तो अब टोटल कितना रुपया लगा, यानी इतना मीटर टोटल बाड़ा हो गया उसका। ठीक है, जो बाड़ा के ऊपर हम लोग को ऐसे लगाना है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? जितना हमको लेंथ है और उसमें हम लोग 35 रुपये प्रति मीटर की दर से उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा मेरा? 12,320 रुपया। क्लियर है? आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके हम लोग ऐसे लिख लिए हैं। ठीक है, यानी 3 एकम 3 3 1 4, 4/3 हो गया, भाग्य 5 एकम 5 5 4 9, 9/5 हो गया, ऑफ का ऑफ हो गया यहाँ पे 4/9 माइनस 2/3। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ऐसे हम लोग लिख लिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे 4/3 गुने 5/4 कर लिया, यानी 9 से 9 कट गया यहाँ पे, तो कितना बचा? यहाँ पे जब भागा है तो भागा जब गुना में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2/3 गुने 5/6 यहाँ पे दिया है, तो जो गुना में आ जाएगा क्या हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा प्लस। ठीक है ना, फिर यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट है यहाँ पे दे दिए, फिर स्मॉल ब्रैकेट में सबसे लोग काम करते हैं, ऑफ का काम किया हम लोग यहाँ पे, तो 2 दूने 4 हो गया और 5 3 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर यहाँ पे भागा का भागा 10/3। क्लियर है? सेकंड स्टेप में 4 से 4 कट गया, 5/3 बचा, यहाँ पे आ गया 5/3। ठीक है, माइनस 3 दूने 6 हो गया और 2 दूने 4, यानी 4/5 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस का प्लस, और यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया और 3 5 15, 5 हुआ। ठीक है, तो ये 5 का 5 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो भाग है ये भाग गुना में बदल गया, तो गुना बदलने पे पलट जाएगा, यानी 3/10 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5/3 फिर माइनस 4/5, फिर यहाँ पे प्लस, ये 5 दूनी 10 कट गया यहाँ पे, यानी 3/2 बचा। ठीक है, फिर हम लोग इसका एलसीएम ले लिए, 3 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, फिर 3 दहें के 30, 10 बचे 50, फिर 5 छक्के 30, 6 चौके 24, 2 15 30, 15 तिया 45, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 50 और 45 95 हो गया, इसमें से जब हम लोग 24 को हटाएंगे तो इसके कितना आ जाएगा? 71 यानी 71 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग तोड़ लिए ऐसे, 2.11/30। क्लियर है? आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 13 नंबर पे कि ए और बी ने वर्ष की शुरुआत में अपनी पूंजी को 2/3 रेशियो 3/8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी की। 4 माह बाद ए ने अपनी पूंजी में 25% की कमी की और बी ने अपनी पूंजी में 25% की वृद्धि की। 57.2 लाख के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर में। ठीक है,
A/B = 2/3/3/8, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 8 का एलसीएम 24 हो गया, फिर 3 8 24 और 8 दूनी 16, फिर 8 3 24 और 3 3 9। क्लियर है। अब A/B क्या आ गया, 16:9 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 16 जो रेशियो है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 साल का बोल रहा है, वार्षिक लाभ बोल रहा है, ठीक है। यानी वार्षिक मतलब बोल रहा है 12 महीने, जिसमें से 4 महीने का दिया हुआ है, यानी 4 महीने में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो 4 महीने का प्रॉब्लम निकाल लेते हैं। तो 16 चौके 64 हो गया, फिर 9 चौके 36 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बच गया 8 महीने, बाकी 8 महीने का। लेकिन बाकी 8 महीने में क्या हो रहा है कि एक ने अपनी पूंजी में 25% की कमी कर दी, यानी उसमें से पैसा अपना निकाल लिया, ठीक है। तो 25% जब निकाल लेता है तो कितना पैसा बचता है, तो 16 का 25% जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, 75% बचेगा। तो 16 का 75% निकाल देंगे हम लोग, तो कितना आया, 12 आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर बचता है यहाँ पे बी का 9, और बी में क्या हो रहा है कि 25% बढ़ जा रहा है, यानी कि 4 महीने का 36 हो गया यहाँ पे, और बाकी 8 महीने का, तो 9 का 125%, यानी 25% बढ़ रहा है, यानी 100 + 25 125 हो गया। तो 9 का 125% निकालेंगे हम लोग, तो कितना आएगा, 11.25। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग बाकी का 8 महीने का निकाल देंगे। तो फिर 8 महीने का, यानी 8 महीने के लिए 12 × 8 96 हो गया, और यहाँ इसके 8 महीने के लिए 11.25 × 8 यानी 90 हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब ए का टोटल कितना हो गया, तो ये 64 और ये 96, जो यहाँ पे है नीचे में 96, यानी ये 64 और ये 96 कितना हो जाएगा टोटल, 160 हो जाएगा। और बी का ये 36 और ये 90 कितना हो जाएगा, 36 और 90 126 हो जाएगा। यानी ए प्लस बी का टोटल हिस्सा कितना हो गया, 286, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि बी का शेयर कितना होगा, ठीक है। बी का जो हिस्सा होगा उसके वार्षिक लाभ में वो कितना होगा। तब बी का कितना आया है, 126 आया है, तो 126 बटे टोटल 286 गुन्ने, और जो वार्षिक लाभ कितना है 57.2। तो इसको हम लोग कटा लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कैसे कटाए, कैसे है, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, ठीक है। 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6। क्लियर है। और यहाँ पे देखिए इसको जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 572 आ जाएगा, ठीक है। 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 117, 4 एकम 4 1 5, ठीक है। यानी 4 मरतबे में कट गया। क्लियर है। अब इसको लोग गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 4 से 24 1 25, ठीक है। अब नीचे 10 है यहाँ पे, तो 1 दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, यानी 25.2। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। ट्रायंगल ABC में एंगल C 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल C 90 डिग्री बना लिया यहाँ पे। एंगल A का समद्विभाजक BC से D पर मिलता है, और ये जो एंगल A है इसका जो एंगल बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक है वो कहाँ मिलता है, D पे मिलता है। यदि CD = 12 सेंटीमीटर और BD = 20 सेंटीमीटर, CD मेरा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BD मेरा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AD की लंबाई लगभग कितनी होगी। तो AD की लंबाई पूछ रहा है, यानी इसकी लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है कि जो जहाँ पे टच करता है, यहाँ पे जो D पॉइंट है, यानी CD/DB = AC/AB, ठीक है। CD/DB = AC/AB। यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे तो CD का वैल्यू दिया हुआ है 12 और DB का वैल्यू दिया हुआ है 20, ठीक है। तो यहाँ पे AC/AB = 12/20 हो गया, यानी AC/AB = 12/20। क्लियर है। तो ये कट गया, 4 तिहाई 12 4 5 20, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि AC = 3x, और AC = 3x हो गया, और AB = 5x हो गया। क्लियर है। देखिए अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। देखिए ये मेरा जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो AB का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, जो AB का स्क्वायर = AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। AB मेरा कितना है, 5x है, तो 5x का स्क्वायर = AC का कितना है मेरा, 3x है, तो 3x का स्क्वायर, और मेरा BC दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे CD + DB = 20 + 12
32 हो जाएगा, ठीक है, यानी 32 का स्क्वायर। तो 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 1024। क्लियर है। 25x स्क्वायर, यहाँ पे जो 9x स्क्वायर है इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 224। क्लियर है। या 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 224 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 16 से जब कटा देंगे कितना आ जाएगा मेरा, 64 आ जाएगा। ठीक है, 64 आया मेरा। तो यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर है तो जब यहाँ से स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमको वैल्यू निकालना है, किसका किसका निकालना है वैल्यू, ए डी का निकालना है। ठीक है, और मेरा ए सी और ए बी का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। जब मेरा एक्स का पता चल गया, एक्स कितना आया मेरा 8 आया, तो ए सी कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 24 हो गया, और 5 इंटू 8 40 हो गया। क्लियर है। तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 24 का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, और सी डी मेरा कितना दिया 12 दिया हुआ, 12 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एडी का स्क्वायर था, जब एडी निकालेंगे हम लोग तो रूट अंडर 720 हो जाएगा। तो 720 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 26.8 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, ये एक मेरा वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त में क्या है, ए बी मेरा एक व्यास दिया हुआ है। क्लियर है। सी वृत्त पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है। सी जो है इस वृत्त पे एक मेरा बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु सी है, और सी पर स्पर्श रेखा ए बी से तब मिलती है जब इसे बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है। ठीक है ना, और सी को सी से जब जो स्पर्श रेखा जब निकलती है तो कब मिलती है, जब हम लोग ए बी को पी तक बढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मिल जाती है वो संख्या, यहाँ पे वो मिल जाती है वो रेखा ए बी को जब हम लोग बढ़ाएंगे तो इसका जो स्पर्श रेखा है सी पे वो कहाँ पे आके मिलेगी, पी पर मिलेगी। क्लियर है। यदि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 34 डिग्री, यदि एंगल सी ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 34 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल सी पी बी की माप बताइए, यानी सी पी और बी की माप निकालनी है। क्लियर है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे सी ए बी, यानी सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, सी ए बी मेरा 34 डिग्री गिवन है। ठीक है ना, और मान लेते कि मेरा सेंटर है ये ओ। आखिर जब ये सर्कल बनेगा तो इसका कोई एक सेंटर होगा ना, और मेरा दिया हुआ है ए बी क्या है मेरा डायमीटर है, यानी बीच में यहाँ पे रेडियस होगा एक ना एक, तो यहाँ पे ओ मान लेते हैं रेडियस है मेरा। ठीक ना, और इसी रेडियस से जब हम लोग ये जो मेरा स्पर्श रेखा है, जब इस पे हम लोग जब ऐसी टच करते हैं यहाँ पे, तो मेरा क्या होता है ये परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है ना, यानी ये नियम है, अगर कोई भी स्पर्श रेखा है अगर वो सेंटर से आती हुई कोई भी लाइन अगर उस स्पर्श रेखा को टच करती है तो क्या बनाता है, वो मेरा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है ना, यानी परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे ए ओ मेरा और ओ सी दोनों क्या है मेरा रेडियस है, ए ओ और ओ सी दोनों मेरा रेडियस है, तो दोनों इक्वल होगा, क्योंकि एक सर्कल में जितना भी रेडियस बनेगा सारा का सारा इक्वल होगा। तो अगर अगर किसी ट्रायंगल का अगर हम लोग ट्रायंगल लेते हैं ए ओ सी लेते हैं, ठीक है ना, इस ट्रायंगल में ए ओ लाइन और ओ सी लाइन इक्वल है कि ये दोनों रेडियस है। ठीक है ना, तो इसका जो एंगल होगा ये, यानी ओ ए सी और एंगल ए सी ओ, ये जो दोनों एंगल होगा मेरा इक्वल होगा। ठीक है, यानी ये 34 डिग्री तो ये भी मेरा 34 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ये मेरा 34 डिग्री हो गया। ठीक है ना, यदि अब हम लोग देखते हैं कि एंगल जो मेरा बनता है ए सी और पी, ठीक है ना, ये जो मेरा एंगल है बड़ा वाला ए सी और पी जो एंगल है मेरा वो किससे किससे मिलकर बना हुआ है, यानी ए सी ओ और पी सी ओ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये मेरा ये 34 डिग्री हो गया मेरा, ये ए सी ओ 34 डिग्री हो गया, और एंगल पी सी ओ कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एंगल ए सी पी कितना हो जाएगा टोटल 124 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं इन ट्रायंगल ए सी पी, अब आते हैं ट्रायंगल ए सी पी में। ठीक है ना, ये मेरा हो गया 34 डिग्री और ये मेरा टोटल एंगल हो गया कितना 124 डिग्री। क्लियर है। ठीक है ना, तो जब ये 34 हो गया, जब मेरा 124 हो गया, तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा, यानी ये एंगल जोड़ देंगे और 180 में से घटा देंगे, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरा एंगल सी पी बी हो जाएगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पे नीचे किया हुआ है, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए 34 डिग्री हुआ, एंगल सी 124 डिग्री हुआ, और एंगल पी कितना हो जाएगा, तो 180 में से इसको जोड़ के घटा देंगे, यानी जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 158 आ रहा है। तो 180 में से 158 गया 22 डिग्री। क्लियर है, आंसर नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में डी बीसी पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है। देखिए ये मेरा समबाहु त्रिभुज हो गया, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया यहाँ पे, ए बी और सी, ठीक है। और इसमें जो कि डी एक ऐसा बिंदु है जो बी डी इज इक्वल टू 2DC है, यानी जो मेरा बी डी होगा वो 2DC के बराबर होगा, ठीक है ना। यदि मान लेते हैं DC मेरा x है तो मेरा बी डी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, और मेरा बी डी हो जाएगा 2x और मेरा DC हो गया x, तो टोटल कितना लेंथ हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा 3x, ठीक है ना। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, एक जो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, यानी समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है ना। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक जब भी हम लोग एक जो लंब खींचते हैं किसी भी वर्टेक्स से, यानी किसी भी शीर्ष से अगर हम जो लंब खींचते हैं वो क्या करता है, वो जो बेस पर जो बेस वाली जो लाइन होती है उसको दो भागों में, इक्वल भागों में बांट देता है, ठीक है। यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी जो मेरा ए आया, ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। ये ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। इसी के कारण जब भी हम लोग किसी भी सिर से, चाहे हम लोग बी से हम लोग कोई लाइन खींचेंगे एसी पे, तो क्या करेगा, यह जो मेरा परपेंडिकुलर, अगर हम लोग परपेंडिकुलरली डालेंगे इस पे, तो क्या करेगा, ये मेरा मीडियन का भी काम करेगा, ये मेरा परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है ना। यानी ये एसी को दो भागों में बांट देगा, ठीक है। अगर हम सी से खींचेंगे तो मेरा ए बी को भी दो भागों में बांट देगा, ठीक है ना, अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं तब। या फिर जो मीडियन में डालेंगे हम लोग, तो मीडियन जो डालाएगा इसमें वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पे, ठीक है। तो मेरा ए क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए EC, तो EC कितना हो जाएगा मेरा, टोटल मेरा है 3x, तो EC कितना हो जाएगा 3x/2, ठीक है। अब निकालते हैं ED को, देखिए अब निकालते हैं हम लोग ED को, ठीक है ना। EC मेरा है 3x/2, तो मेरा ED कितना हो जाएगा, तो 3x/2 में से हम लोग DC को हटा देंगे, यानी 3x/2 में से हम लोग DC को हटा देंगे, और DC है कितना x, तो 3x में से 3x/2 माइनस x कर देंगे, कितना आया, x/2 आया, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/2 गुने साइड, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई भी साइड हो। देखिए यहाँ पे ए कितना हो जाएगा मेरा, ये जो मेरा यही तो मेरा हाइट है मेरा, ठीक है, इस ट्रायंगल का। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2 गुने, और देखिए BC का जो लेंथ कितना आया है, 3x आया है, 2x + x, ठीक है ना। तो √3/2 इंटू x। क्लियर है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 3√3 इंटू x/2। क्लियर है। अब आ जाते हैं आगे, इन ट्रायंगल AED। देखिए अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं AED, जो क्या है, एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है तो AD² इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE² + ED², यानी AE² मेरा कितना दिया हुआ है, 3√3 इंटू x/2 आया था मेरा, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर, और ED कितना आया है, x/2 आया है, x/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा, और ये 3 3 × 3 = 27, x²/2 का 4, ठीक है, x²/4। इसको जब हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 28x²/4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 × 7 = 28 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि AD² = 7x², ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग AD² ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा दिया कि क्या हुआ है, AD² दिया हुआ है, इसीलिए। क्लियर है। अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल ABE। अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल ABE में, E भी मेरा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। ये जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, AB² = AE² + BE², ठीक है ना। और AE का वैल्यू हमको पता है कितना आया है मेरा, AE का वैल्यू कितना आया है, 3√3/2 इंटू x, ठीक है, 3√3x/2, ठीक है। इसका होल स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, और BE मेरा कितना है, 3x/2 है, ठीक है ना। देखिए ये जो मेरा BE आएगा, यानी EC = BE होगा,
दोनों आधा है, तो 3x/2 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे 27x² प्लस 9x²/4, दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 96x²/4, 4×9 36, यानी 9x², यानी AB² कितना हो गया 9x² हो गया। ठीक है, अब मेरा AB² और मेरा AD², यानी AB² और मेरा AD² दोनों का वैल्यू मिल गया है। ठीक है, यानी AB²/AD² इज इक्वल टू 9x²/7x²। ठीक है, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, A/B, जो मेरा गिवन है। ठीक है, AB²/AD² इक्वल टू A/B मेरा गिवन है, और मेरा AB का वैल्यू कितना आया था, AB² का वैल्यू आ गया 9x² और AD² का वैल्यू आ गया मेरा 7x²। क्लियर है? तो x² से x² कट गया तो कितना आया, यानी A इज इक्वल टू 9 और B इज इक्वल टू 7 आया। ठीक है ना, तो हम लोग को जो वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है, A+B/A-B का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे A+B यानी A मेरा 9 हो गया, B मेरा 7 हो गया, और यहाँ पे 9 - 7, A+B यानी 9 + 7 इक्वल टू कितना हो गया 16, और A-B यानी 9 - 7 कितना हो जाएगा 2, तो 2 × 8 = 16, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 8 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये बोल रहा है कि अप्रैल माह में एक डीलर द्वारा प्रतिदिन कारों की बिक्री का औसत 28 है, और शनिवार को कारों की औसत बिक्री कितनी है 30, और शुक्रवार को कारों की औसत बिक्री 37 है। यदि माह के शुरुआत मंगलवार से हुई हो तो माह के अन्य दिनों में कारों की औसत बिक्री कितनी होगी। ठीक है ना, और हम लोग को पता है कि अप्रैल में कितने दिन होते हैं, टोटल 30 दिन होते हैं। ठीक है ना, तो 30 दिन का जो औसत, देखिए यहाँ पे 30 दिन का औसत नहीं होगा, यहाँ पे 30 दिन का कितना हो जाएगा, कार हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा। ये जो मेरा गलत हो गया है, तीस दिन की कारों की बिक्री। ठीक है, ये 30 दिन की टोटल कारों की बिक्री हो गई। क्लियर है? देखिए तो टोटल कारों की बिक्री कितनी हो गई, 28 × 30 यानी 840। ठीक है, देखिए यहाँ पे, और हम लोग को ये चीज़ पता है कि अप्रैल में 30 दिन होते हैं, और पहला दिन देखिए, यदि माह की शुरुआत बोल रही है मंगलवार से हुई है, यानी 1 तारीख को मंगलवार है, तो 2 तारीख को बुधवार, 3 तारीख को बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, 4 तारीख को फ्राइडे यानी शुक्रवार, और 5 तारीख को सैटरडे यानी शनिवार। ठीक है ना, और शनिवार को कारों की औसत बिक्री 30 हुई है। ठीक है ना, यानी कि अप्रैल में मेरा शनिवार कितने दिन पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा 5 तारीख को पड़ेगा, 12 तारीख को पड़ेगा, 5 को पहला सैटरडे पड़ रहा है, यानी 7 दिन के बाद 12 तारीख को पड़ेगा, फिर 7 दिन के बाद 19 तारीख को पड़ेगा, फिर 7 दिन के बाद 26 तारीख को पड़ेगा। क्लियर है? यानी 4 दिन पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, फिर वैसे ही फ्राइडे देखिए, यानी शनिवार बोल रहा है और टोटल शुक्रवार का बोल रहा है। देखिए पहला शुक्रवार पड़ रहा है 4 तारीख को, पहला शुक्रवार 4 तारीख को, फिर दूसरा 11, फिर तीसरा 18, फिर चौथा 25 तारीख को। ठीक है ना, यानी कि 4 दिन सैटरडे और 4 दिन फ्राइडे। ठीक है ना, तो यहाँ पे टोटल फ्राइडे को बिक्री कितनी हो जाएगी, देखिए फ्राइडे का कितना है 37 है, तो 37 × 4 यानी 148। टोटल बिक्री कितनी होती है 148, और टोटल सैटरडे को बिक्री कितनी होती है, तो औसत कितना है 30 है, तो 4 दिन में टोटल कितना बिक्री हुआ 30 × 4 = 120। ठीक है ना, यानी ये 4 दिन और ये 4 दिन टोटल कितना हो गया 8 दिन हो गया, तो ये 8 दिनों में टोटल बिक्री कितना हो गया, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आया 268 आया। क्लियर है? फिर आगे देखिए, और बाकी कितना दिन बच गया, देखिए फ्राइडे और सैटरडे मेरा तो 8 दिन हो गया, फिर बाकी का टोटल कितना दिन हो गया 22 दिन बच गया मेरा। ठीक है ना, तो बाकी के 22 दिन का बिक्री कितना हो गया, तो 840 में से हम लोग 268 को हटा लेंगे तो कितना आएगा 572 आ जाएगा। ठीक है ना, यही जो मेरा 572 है, ये मेरा टोटल 22 दिन में बिका है इतना कार। क्लियर है? तो इस 22 दिन में कारों का जो औसत कितना हो जाएगा 572/22, यानी 26 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर 3। आते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यदि 752, 1604 और 3095 यानी 3095 को दो अंकों वाली संख्या x से भाग दिया जाता है, जो प्रत्येक में शेषफल y बचता है, तो 3x - 2y का मान कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है ना, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि प्रत्येक में शेषफल y बचता हो, ठीक है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन कि प्रत्येक में बोल दे कि प्रत्येक में शेषफल इतना हो, ठीक है ना, तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग कि एक दूसरे का ऐसे निकाल लेंगे, यानी 1604 में से 752 को घटा लेंगे, या फिर 3095 में से 1604 को घटा लेंगे, या फिर 3095 में से हम लोग 752 को घटा लेंगे। ठीक है ना, तो इसमें से किसी को घटा लेंगे तो बात बराबर ही होगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, 1604 में से 752 को घटा लेते हैं। ठीक है, आप लोग वैसे भी करके देख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस करके भी आप निकाल सकते हैं वैसे, या फिर इसमें से इसको माइनस करके भी आप लोग निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 1604 में से 752 को हटाएंगे, कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 15, 15 में से 7 गया 8, यानी 852 आया। ठीक है ना, और जो भी मेरा संख्या आएगा, ठीक है ना, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं यहाँ पे, तो 2 चौके 8, 2 दूने 4, 2 छक्के 12, फिर 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3। अब इससे आगे नहीं कटने वाला। ठीक है ना, और यहाँ पे बोल क्या रहा है कि 2 अंकों वाली। ठीक है ना, तो एक संख्या मेरा क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, 3 12 हो जाएगा, एक संख्या मेरा 12 हो गया और एक संख्या मेरा 71 हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग दोनों से भाग करके देख लेंगे, 12 से भी भाग करके देख लेंगे। ठीक है ना, और मेरा 71 से भाग करके हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना, तो मेरा जो 71 जो संख्या आती है, बाकी बात संख्या सब एक एक है। ठीक है ना, या तो 12 हो सकता है या फिर 71 हो सकता है। जो बड़ी 2 अंक वाली जो संख्या है, एक मेरा 12 हो सकता है या फिर 71 हो सकता है। ठीक है ना, पहले 12 से भाग करके देख लेंगे इसमें सेम शेषफल आता है कि नहीं आता है, फिर जो बच गया दूसरा संख्या क्या बचता है, 71 बचता है। ठीक है ना, इससे हम भाग करके देख लेते हैं, तो इससे जब हम भाग करके देखते हैं तो क्या हो रहा है, इक्वल मेरा शेषफल आ रहा है। ठीक है, यानी 71 एकम 71, 5 में से गया 4, 7 कट गया, यहाँ पे 2 बचा। ठीक है ना, यानी 42 आया मेरा। और इसी 71 से अगर हम लोग भाग करते हैं 1604 में भी, तो भी मेरा सेम शेषफल आएगा 42। फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो इसमें मेरा सेम शेषफल आएगा 42। ठीक है ना, क्लियर है। देखिए तो मेरा x कितना हो गया, 71 हो गया, और फिर बोल रहा है कि प्रत्येक में शेषफल y बचता है, तो शेषफल कितना बच गया मेरा 42, यानी y का वैल्यू 42 हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो अब इस जो मेरा जो इक्वेशन दिया हुआ है 3x - 2y, तो इसमें हम लोग x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो 3 × 71 - 2 × 42, 213 - 84 यानी 129 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप लोग इसमें से किसी को घटा के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, आंसर आप लोग का सेम ही आएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ए एक विशेष कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बी 72 दिनों में पूरा कर सकता है। सी बी से 33.1/3% अधिक कुशल है, यानी 100/3% अधिक कुशल है। सभी तीनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है ना, ए ने कार्य पूरा होने से 8 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया और सी ने 17 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया, किंतु बी जो है कार्य पूरा होने तक कार्य करता रहा। ए ने कितने दिनों तक कार्य किया। ठीक है, यानी बी जो है बाकी सबका भी काम कर रहा है, जितना छोड़ के चला गया है। ठीक है, तो ए करता है 18 दिन तक, बी करता है 72 दिन तक। ठीक है ना, लेकिन सी का हम लोग को दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो सी का हमको निकालना पड़ेगा। लेकिन बी और जो सी का जो है मेरा कार्य का जो क्षमता है, उसका जो रेशियो मेरा दिया हुआ है, यानी उसका परसेंटेज मेरा दिया हुआ है। यानी बी और सी का जो मेरा कार्य का जो क्षमता कितना है, 33.1/3%, यानी इसको हम क्या रख सकते हैं, इसका जो फ्रैक्शन हो क्या हो जाएगा, 1/3 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, यानी इसका जो यानी ई का मतलब यहाँ पे इफिशियंसी से है। ठीक है, तो बी का इफिशियंसी मेरा 3 है, तो सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 1 ज़्यादा 4 है मेरा। ठीक है ना, तो टोटल कितना टाइम लेगा, अगर मेरा जो इफिशियंसी 3 है और 4 है, तो और इसका जो टाइम का जो रेशियो हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक, इसका उल्टा हो जाता है टाइम का रेशियो, यानी बी जो मेरा ज़्यादा टाइम लेगा और जो सी मेरा कम टाइम लेगा, यानी 4:3। क्लियर है, और बी का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, बी जो है 72 दिन पूरा करता है, यानी बी का जो मेरा 4 दिन का जो वैल्यू है, 4 = मेरा 72 आ रहा है, तो हमको 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी 4 × 18 = 72, 18 से 72 होता है, तो 18 × 3 = 54, 18 × 3 =
54, ठीक है ना। यानी सी जो है वो जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो सी जो है 54 दिन में वो काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी इज इक्वल टू 54 हो गया, ठीक है ना। यानी ए मेरा 18 दिन में कंप्लीट करेगा, बी 72 दिन में और सी 54 दिन में। क्लियर है। अब 18, 72 और 54 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 216, ठीक है ना। तो 18 गुने 12 करेंगे तो मेरा 216 आ जाएगा, 72 गुने 3 करेंगे तो 216 आ जाएगा, और 54 गुने 4 करेंगे तो मेरा 216 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ए का एफिशिएंसी हो गया 12, बी का एफिशिएंसी 3 और सी का एफिशिएंसी 4। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, अब ए जो है 8 दिन का काम छोड़ करके जाता है, ठीक है ना। तो ए के द्वारा 8 दिन का छोड़ा गया काम कितना हो जा रहा है, तो 12 इसका एफिशिएंसी है, यानी एक दिन में कितना काम करता है, 12 काम। तो 8 दिन में कितना काम छोड़ के गया है, यानी 8 दिन का टोटल काम कितना हो गया, 96 काम छोड़ करके चला जाता है बी के लिए। और सी के द्वारा 17 दिन का छोड़ा गया काम कितना हो जाएगा, तो इसका एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो 17 गुने 4 यानी 68 काम छोड़ के जाता है, ठीक है ना। तो और ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना है, तो 12 + 3 15, चल प्लस 4 19, यानी ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता हो गया 19, और 19 हो गया। और टोटल काम कितना हो गया, जो छोड़ के जाता है वो देखिए, छोड़ के जाता है ये दोनों, ठीक है ना, प्लस 216, यानी 216 प्लस 68 प्लस 200 प्लस 96, तो टोटल काम कितना हो गया 380, और इसको 19 से भाग कर देंगे तो कितना आया 20 दिन। यानी जो टोटल जो काम चलता है ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा, ठीक है ना, यानी बी जो है पूरे 20 दिन तक काम करते रहता है, ठीक है ना। और पूरे 20 दिन काम करके ये पूरा क्या करता है, पूरे काम को कंप्लीट करता है, ठीक है ना। यदि ए द्वारा, तो ए जो है कितने दिन पहले पूछ क्या रहा है कि ए ने कितने दिनों तक कार्य किया, ठीक है ना। यानी अगर वो 8 दिन पहले काम छोड़ करके गया है तो वो कितना दिन काम किया होगा, तो वो 12 दिन काम किया होगा, ठीक है। टोटल तो काम 20 दिन चलता है और उसमें से 8 दिन पहले ही छोड़ के चला जाता है, तो कितने दिन काम किया, वो 12 दिन वो काम किया, ठीक है ना। इसको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सम ऑफ 2704 is divided between A, B and C such that the ratio of combined share of B and C to the share of A is 11:5 and the ratio of C to the combined share of A and B is 3:10. What is the share of B? तो B का शेयर क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये जो मेरा इतना जो रुपया है वो डिवाइड होता है ए बी और सी के बीच में, ठीक है ना। लेकिन जो कंबाइंड जो शेयर दिया हुआ है बी प्लस सी रेशियो ए, बी प्लस सी रेशियो ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 11:5, 11:5, ठीक है। और सी रेशियो ए प्लस बी, सी रेशियो ए प्लस बी कितना दिया हुआ है 3/10 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो मेरा दोनों जो रेशियो है सेम नहीं है, देखिए 11 + 5 कितना हुआ 16 होता है, 3 + 10 13 होता है, दोनों रेशियो मेरा सेम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों से रेशियो को इक्वल करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 16 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों से, और इसका जो 13 आ रहा है इसी 13 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, ठीक है ना। तो 11 गुने 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 143 हो गया, और 13 × 5 = 65, 16 × 48 और 16 गुने 10 160। क्लियर हो गया। अब देखिए ए बी और बी सी तो जोड़ लेते हैं, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, तो ए बी मेरा कितना दिया हुआ है 160 है, और बी सी कितना है 143, ठीक है ना। दोनों को जोड़ लेते हैं तो ए प्लस 2b हो गया प्लस सी इज इक्वल टू 303, और ए प्लस 2b प्लस सी माइनस ए प्लस सी, देखिए ये ए और ये सी दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो 303 माइनस 65 प्लस 48, तो दोनों को जोड़ के इसमें से घटा लेंगे, ठीक है ना। तो घटाने के बाद मेरा कितना आता है, यानी ये ए कट गया और ये सी से सी कट गया, ठीक है। तो कितना बचा मेरा 2 बच गया, 2b बच गया, तो 2b इज इक्वल टू 190, यानी b इज इक्वल टू 95। क्लियर है। b इज इक्वल टू मेरा 95 आ गया, a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, a मेरा 65 है, c मेरा 48 है, और b मेरा 95 मेरा आ चुका है, ठीक है ना। तीनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 208 आ रहा है। क्लियर है। तो अब शेयर ऑफ बी निकालना है, ठीक है ना। तो बी कितना है मेरा 95 है और टोटल मेरा 208 है, 208 गुने 2700
4 रुपया, इसको हम लोग कटा लेंगे, ठीक है ना। 4 पच्चे 20 और 4 दूने 8, 4 छक्के 24, फिर 3 बचा, 3 प्लस 0 30, 4 सत्ते 28, फिर 2 बच गया, 2 4 4 छक्के 24 कट गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे 13 चौके 52 और 13 पच्चे 65, 2 और 6 26 हुआ, 13 दूने 26, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 4 13 52, 13 चौके 52 होता है यहाँ पे। फिर 13 से मल्टीप्लाई कर लेगा 95 में, 13 पच्चे 65 के 5 हासिल 6, 13 9 1700, 1700 117 प्लस 6 123, यानी 1235 रुपया। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा 4। अब आ जाते हैं नीचे, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस कितना है, 750 रुपये। अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% वाली 2 क्रमिक छूटें देने के बाद इसे 634 रुपये 80 पैसे में बेचा जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 20% कम है। यदि उसी अंकित मूल्य पर 2x% की एकल छूट देने के बाद वस्तु को बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। मेरा मार्केट प्राइस दिया हुआ 750, ठीक है ना, और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, अंकित मूल्य से 20% कम है, ठीक है ना। यानी 750 का और 20% कम यानी 80% हुआ, यानी 80/100, 20 चौके 80, 20 पच्चीस 100, ठीक है ना। और 5 15 75 यानी 150, 15 चौके 60 यानी 600 रुपया हो गया। सीपी मेरा कितना हो गया, सीपी मेरा 600 रुपया हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 क्रमिक छूट दिया जाता है, ठीक है ना, यानी 2 क्रमिक छूट दिया जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे 2 क्रमिक छूट का, तो सबसे आसान तरीका है ऐसे ही कर लेने का, ठीक है। मार्क छूट हम लोग किस पे दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस पे यानी अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य मेरा 750 हो गया, ठीक है ना। 750 का 100 माइनस छूट कितना दिया हुआ है, 1% दिया हुआ है। छूट मेरा कितना दिया हुआ है, 1% और 2 बार दिया हुआ है। तो 100 माइनस 1/100 गुणने फिर 100 माइनस 1/100। अगर यहाँ पे 3 बार दिया रहता तो ऐसे हम लोग 3 बार कर लेते, अगर 4 बार दिया रहता तो हम लोग ऐसे 4 बार कर लेते। क्लियर है, मेरा 2 ही बार छूट दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, ठीक है ना। इज इक्वल टू, और मेरा कितना आ गया 634.80 रुपये 80, 634.80, ठीक है ना। यानी ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी जब हम लोग इतना छूट दे देंगे तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग काट पीट कर लेंगे, ठीक है। 25 3 75 यानी 30, 25 चौके 100 हुआ। फिर यहाँ पे 2 दूने 4 और 2 15 30 हो गया। क्लियर है, फिर 15 से कटा लेंगे, 15 चौके 60, 3 बचा 3 और 4, 15 दूने 30, फिर यहाँ पे 4 बचा, 4 और 8, 15 3 45, 3 बचा 3 और 0, 15 दूना 30। और जब दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पे दो शून्य पड़ जाएगा, और ये 2 शून्य और ये 2 शून्य कट गया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 100 माइनस एक्स इंटू 100 माइनस एक्स 2 बार है, तो दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर ये जो 2 है मेरा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, तो इसको लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूने 4, 2 3 6, 2 दूने 4 और 2 चौके 8। क्लियर है। और 100 माइनस एक्स यहाँ पे होल स्क्वायर है, जब इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो इसे तो रूट निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 92। तो मेरा एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 माइनस 92 इज इक्वल टू 8। तो टोटल मेरा एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। यानी जो 2 क्रमिक जो छूट दिया जाता है वो कितना है, 8% है मेरा, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि यदि उसी अंकित मूल्य पर 2x% की एकल छूट देने के बाद वस्तु को बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है ना। यदि हम लोग उसमें हम लोग छूट कितना दें, 2x% कर दें, 2 बार लगातार छूट नहीं दें, उसको हम लोग दोगुना छूट दें हम लोग, ठीक है ना, 2x%, यानी टोटल छूट कितना हो गया, 16% हो गया, ठीक है। 2 गुने 8 16%। तो इसी पे मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस एट 16% डिस्काउंट। तो 16% जो डिस्काउंट देंगे तो इसका जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 750 का 84/100, यानी 100 में से जब हम लोग हटा लेंगे 16 को कितना आ जाएगा, 84 आएगा मेरा। तो कितना हो गया यहाँ पे, 84/100 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग काट पीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 15 75 और 5 दूने 10, ठीक है, 2 42 84। क्लियर है। तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 दूने 30 और 15 चौके 60, ठीक है। 15 दूने 30 के शून्य हासिल 3 और 15 चौके 60 3 63, यानी 630 रुपया हो गया, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस मेरा कितना आता है, 16% के डिस्काउंट पे 630 रुपया, ठीक है। और मेरा प्रॉफिट कितना हो गया टोटल,
630 में से 600 घटा लेंगे, यानी सीपी को घटा लेंगे तो टोटल कितना हो गया, 30 रुपये मेरा प्रॉफिट आ रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया, 30/600 गुने 100। तो 200 से 200 कट गया, 6 बचे 30, यानी 5% मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समूह में कुछ लड़कों का औसत भार दिया हुआ है 65.5 kg, ठीक है। 71 kg, 72.8 kg, 80 kg, 72.2 kg और 65 kg वाले भार 5 लड़कों के एक समूह में सम्मिलित हो जाने और 70 kg औसत भार वाले 9 लड़कों के एक समूह से बाहर निकल जाने के बाद समूह में सभी लड़कों का औसत भार कितना हो जाता है, 140 ग्राम कम हो गया। 140 ग्राम 140 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 0.14 ग्राम, ठीक है। तो आरंभ में समूहों में लड़कों की संख्या कितनी थी, लड़कों की टोटल संख्या निकालनी है। तो मान लेते हैं कि कुल लड़का कितना था शुरुआत में, x था, ठीक है ना। तो कुल लड़का का भार कितना हो जाएगा, तो 65.5 जो इसका औसत है गुने टोटल लड़के, यानी 65.5x हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 नए लड़कों का कुल भार कितना हो जाएगा, जो नया वाला जो इसमें सम्मिलित होता है, तो जो यहाँ पे दिया हुआ इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको जोड़ने के बाद कितना आता है मेरा, 361 kg आता है। क्लियर है। और बोल रहा है कि 70 kg औसत भार वाले 9 लड़कों के समूह से बाहर निकल जाने के बाद, यानी 9 लड़कों को निकाल दिया जाता है, जिसका एक का भार कितना है, 70 kg है, ठीक है। तो निकाले गए 9 लड़कों का भार कितना हो जाएगा, 70 गुने 9 यानी 630 kg, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है कि, अब क्वेश्चन के अनुसार देख लेते हैं हम लोग कि कुल भार कितना है, 65.5x है मेरा, 65.5x मेरा कुल भार है। और इसमें शामिल कितना होता है, 361 kg शामिल होता है। तो इसमें हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। और फिर निकाला कितना जाता है, 630 में से निकाला जाता है। तो इसमें से हम लोग 630 घटा लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले देखिए टोटल लड़का x था, ठीक है ना। इसमें हम लोग पहले 5 को जोड़ते हैं और फिर हम लोग 4 को निकाल देते हैं, फिर 5 को जोड़ते हैं, फिर हम लोग 9 को निकाल लेते हैं। तो 4 को एक्स्ट्रा निकल रहा है इसमें से, ठीक है ना। पहले जितना लड़का था उसमें से 4 लड़का एक्स्ट्रा निकल रहा है। तो इसमें से जो टोटल लड़का है उसमें से 4 लड़का को घटा लेंगे। क्लियर है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे 65.5 जो मेरा है इसमें से कितना कम हो जाता है, तो 0.14 ग्राम, 0.14 kg कम हो जाता है। 140 ग्राम का मतलब कितना होता है, 0.14 kg हो जाता है, ठीक है ना। यानी पहले मेरा इतना था और इसमें से 0.14 kg कम हो जाता है। तो मेरा जो नया औसत कितना हो जाएगा, 65.5 माइनस 0.14, ठीक है। तो इसको घटाने के बाद कितना आ रहा है मेरा, 65.36 kg आ रहा है, ठीक है ना। यानी औसत है मेरा ये, ठीक है। तो 65.5 माइनस 269, इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -269 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू 65.36, ठीक है। तो ये मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इतना आ जाएगा ये 65.5x माइनस 269, इधर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 65.36x माइनस, और 4 छक्के 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 4 5 20, 1 21 के 1 हासिल 2, 4 6 24, 24 2 26, ठीक है। 261.44, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखिए 65.5x है और यहाँ 65.36x है, तो इसको हम लोग इधर ले जाते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा। तो इसको घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा, 0.14x। क्लियर है। और ये 269 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 269 माइनस 261.44, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो इसको हटाने के बाद मेरा कितना आ रहा है, 0.14x इज इक्वल टू, इसमें से इसको हटाएंगे कितना आ जाएगा मेरा, 7.56। क्लियर है। तो x इज इक्वल टू 7.56 भाग्य 0.14, ये दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा क्योंकि 2 दशमलव के बाद इसमें भी है, 2 दशमलव के बाद इसमें भी है, कट के दोनों ये, ठीक है। इसको कटा लेते हैं, तो 14 5 70, 5 और 6 14 चौके 56, यानी टोटल लड़का शुरुआत में कितना था, 54 लड़का टोटल था। क्लियर है। यानी ऑप्शन नंबर 4।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में शहर के 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 62% मिला और वह 3672 मतों के बहुमत से जीत गया। ठीक है ना, उसको जो जीतने वाला जो उम्मीदवार था उसको 62% मिलता है। ठीक है ना, और वह जीतता कितने से है? 3672 मतों के बहुमत से वो जीत जाता है। ठीक है ना, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सीधे यहाँ पे बोल रहा है कि वैध मतों का 62% मिल रहा है। ठीक है ना, यानी वैध मतों का 62% मिला तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 38% मिला होगा वैध मत का। यानी कोई भी परसेंटेज जो होता है कितना होता है? 100% होता है। ठीक है ना, यदि विजेता को मिला 62% तो हारने वाले को कितना मिलेगा वैध मत का? 38% मिलेगा। ठीक है ना, और बोल रहा है कि विजेता कितने से जीतता है? तो 24% जीत जाता है। ठीक है ना, 62 में से जब हम लोग 38 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? मेरा 24 आएगा। ठीक है ना, यदि विजेता जीतता है तो विजेता का वोट कितना ज़्यादा है? 24 ज़्यादा वोट है हारने वाले से, तो यानी 24 किसके बराबर हो जाएगा? 3672, यानी 3672 के इक्वल हो जाएगा। 24% इज इक्वल टू 3672, तो इसलिए 38%, यानी हारने वाले का वैध मत पूछ रहा है तो 38% इक्वल कितना हो जाएगा? 3672/24 गुने 38, 12 दूने 24 और 12 3 36, 0 12 12 छके 72। क्लियर है? 2 गुने 19 38 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 19 से 38, तो 19 25 95 19 चौक 14 के 4 हासिल 11, 0 है यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, फिर हासिल 1 हुआ तो 19 3 57 57 1 58, यानी 5814 वोट जो मिलता है किसको मिलता है? जो हारता है उसको। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 24 नंबर। एक शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या से 3 गुनी है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 36 स्मॉल ब्रैकेट √10 + 1 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का आयतन कितना होगा? शंकु का आयतन को निकालना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए हैं, इसको आप लोग हमेशा याद रखिए। टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr × r+l। क्लियर है? और कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? πr/l, जहाँ पे l क्या है मेरा? स्लैंट हाइट यानी तिरछा हाइट। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1/3 गुने πr²h। क्लियर है? और L इज इक्वल टू क्या होता है? जो स्लैंट हाइट होता है मेरा, जो तिरछा हाइट होता है, उसका फॉर्मूला होता है √r² + h²। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शंकु की ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या से 3 गुनी है, यानी हाइट इज इक्वल टू 3r। क्लियर है? ठीक है ना, यानी हाइट मेरा दिया हुआ है 3r के बराबर है वह। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग L निकाल लेते हैं, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √r² और हाइट का स्क्वायर यानी 3r का होल स्क्वायर, तो r² + 9r² का √अंडर 9r² + r² कितना हो जाएगा? 10r² हो जाएगा। और इसी 10r² हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? √10, और ये r² जब √अंडर से जब निकलेगा तो कितना हो जाएगा? √10r हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दिया हुआ है? 36 ब्रैकेट में √10 + 1 × पाई दिया हुआ है। ठीक है, और हमको पता है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr × r+l होता है, तो πr की जगह πr लिख दिए हम लोग, और यहाँ पे r की जगह पे r और l की जगह पे क्या लिख दिए? √10 × r लिख दिए। क्लियर है? और इसके ये इक्वल हो गया। देखिए यहाँ भी r है और यहाँ भी r है, तो इस दोनों r को जब हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो जब बाहर आए तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी πr² हो जाएगा। ठीक है, इंटू √10 + 1, इसको हम लोग इधर ला लेते हैं, इसको हम लोग इधर ला लेते हैं ताकि देखने में सेम लगे और आप लोगों को काटने में आसानी हो। ठीक है, हम लोग दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 36 पाई × √10 + 1। क्लियर है? ठीक है, तब यहाँ पे देखिए ये पाई से ये पाई कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचा? √10 + 1 × r²। फिर यहाँ पे देखिए 36 × √10 + 1, यहाँ पे √10 + 1, यहाँ पे √10 + 1 दोनों समान है, तो ये दोनों कट जाएगा। क्लियर है? तो r² इक्वल कितना हो जाएगा? यहाँ पे r² इक्वल 36 आ गया मेरा, तो r कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी
स्क्वायर रूट जब करेंगे कितना आ जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जब मेरा आर मेरा दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट मेरा हो जाएगा 6 त्रिका 18, यानी 3r के बराबर है, यानी 6 गुने 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कोन का फॉर्मूला कितना होता है, 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो 1/3 गुने पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे एच दिया हुआ 18, यानी 18, तो 3 छक्के 18 और 36 छक्के 216। ठीक है, और यहाँ पे पाई का पाई। ठीक है, लेकिन जो आंसर दिया पाई में ही दिया हुआ है, इसलिए हम पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो 36 छक्के 216 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। और जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, रेशमा अपने 2/3 माल को 26% लाभ पर बेचती है, शेष माल का 20% भाग 40% के लाभ पर, और शेष माल को 25% की हानि पर बेचती है। सभी वस्तुओं का लागत मूल्य समान मानते हुए पूरे लेन देन में उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये निकालना है। ठीक है, सीपी मेरा कितना मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे सीपी दिया हुआ नहीं है, मान लेते हैं कि सीपी कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना है, x है। ठीक है ना, तो एसपी क्या होगा मेरा। ठीक है, तो आप लोगों को जब एक क्वेश्चन था पहले, उसमें मैंने बताया था कि जब भी ऐसा हो क्वेश्चन कि इतना % लाभ पे बेचती है, इतना % डिस्काउंट पे बेचती है, इतना % हानि पे बेचती है, ठीक है ना, तो सिंपली क्या करिए कि जो मेरा सीपी है, मेरा क्रय मूल्य है, उसका उतना % कर दीजिए, यानी लाभ है, यानी 100 + 26 126 हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, एक्स मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा सीपी हो गया, सीपी का 2/सीपी का। ठीक है ना, और उस माल का कितना भाग बेच रही है, 2/3 भाग बेच रही है। ठीक है, तो एक्स का 2/3 का 26% के लाभ पे, तो 126/100 प्लस, और फिर यहाँ पे सीपी हो गया, सीपी का बच गया कितना भाग, 2/3 माल तो बेच दिया, और शेष माल का 20% भाग, यानी शेष माल कितना हो गया मेरा, 1/3 भाग हो गया मेरा, 2/3 मेरा पहले बेच चुका है, तो मेरा बच गया कितना गया, 1/3 मेरा बच गया। ठीक है ना, और इसका बोल रहा है 20% भाग, यानी 20% यानी 20/100। ठीक है, और इसी का, और इसको कितना बेच रहा है, 40% के लाभ पर बेच रहा है, यानी 40% लाभ का मतलब कितना हो गया, 140%, यानी 140/100। क्लियर है। फिर यहाँ बोल रहा है कि एक्स का, और फिर बोल रहा है यहाँ पे कि सभी और शेष माल को 25% की हानि पे बेच रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 2/3 भाग बेच दिया, यहाँ पे 1/3 गुने 20/100 यानी 1/15 भाग यहाँ पे बेच दिया, तब बच कितना गया, यानी 1/3 में से 1/15 को घटा लेंगे। ठीक है ना, शेष तो इतना ही बचा था ना, इसी का 1/15 भाग में बेच रहा है, इसी का ना 1/3 का ही ना बेच रहा है यहाँ पे 20%, यानी 1/5। ठीक है ना, 1/3 का 1/5 कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 1/3 में से 1/15 को घटा लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2/3 तो पहले ही बेच चुका है, बच गया 1/3 भाग, और इसी का 1/5 भाग बेच रहा है। ठीक है ना, तो बच कितना गया, तो 1/3 माइनस 1/5 1/15, तो इसका एलसीएम लेंगे, 15 हो गया, 5 3 15, 3 5 15, 5 और 15 कम 15 1, 5 में से 1 गया, 4/15, यानी कि 2/3 भाग और 1/3, 2/3 भाग बेचने के बाद बच गया 1/3 भाग, और इस 1/3 का 20% बेचने के बाद कितना बच गया, 4/15 भाग मेरा और बचा हुआ है। ठीक है ना, तो इसी को आगे बेचेगा यह, तो इसी को जो रेशमा जो है आगे बेचती है कितना पे, 25% की हानि पर इसको बेचती है, यानी एक्स का 4/15 भाग, एक्स जो मेरा यहाँ पे सीपी हो गया, और उसमें जो माल है मेरा, माल जो है जो मेरा 4/15 है। ठीक है ना, इसको कितना बेच रही है, 25% की हानि पे बेच रही है, यानी 100 माइनस 25 कितना हो गया, 75/100। ठीक है, अब यहाँ पे इसको काट पीट करके इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए काट पीट शुरू करते हैं। 3 चौके 12 और 3 दूने 6, तो 42 दूना 84, 84 x/100। देखिए यहाँ पे जो 100 दिया हुआ है, इसको वो काट कूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको जोड़ने में आसानी होगा। ठीक है, 42 दूना 84 x/100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 20/100 यहाँ पे हुआ था, 5 दूनी 10 और 4 जीरो बच गया यहाँ पे, 5 8 40 यानी 28, यानी 28 x/100 गुने 3 300 प्लस 15 5 75 और 5 चौके 20 20 x/100
ठीक है। यहाँ पे 100, 300, 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा 300, 100, 3 300 यानी 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 8 24 1 25 यानी 252x। 300 का 300 तो यहाँ पे 28x हो गया। 100 3 300 यानी 20 3 60x हो गया। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 60x हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। तो 252x 28x प्लस 60x सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है 340x अपॉन 300। एक जीरो से एक जीरो कट गया, बच कितना गया 34/30 यानी 34x/30 मेरा बच गया, ठीक है। तो ये तो मेरा SP हो गया। देखिए CP माने हैं x, CP माने हैं x और मेरा SP कितना आ रहा है 34x/30। क्लियर है। पूरा प्रॉफिट कितना बन जाएगा 34x/30 में तो CP को हटा लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4x/30 मेरा प्रॉफिट आ गया। तो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है, तो 4x/30 गुने 1/x गुने 100, x x कट गया, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यानी 10 चौके 40, 40/3 हुआ यहाँ पे, ठीक है। 10 गुने 4 40 हुआ, फिर यहाँ पे बच्चे का नीचे दिया बचा हुआ है 3/3, तो 13 39 पूर्णांक यानी 13.1/3% मेरा इसका आंसर हो गया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। अगर आप लोगों को इसमें कहीं समझने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिए, मैं उसमें आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने लाइव मैंने इसको सॉल्व इसलिए नहीं किया है क्योंकि जिसमें वीडियो को बनाने में बहुत लंबा बन जाता है, ठीक है ना, और लंबा वीडियो होने के कारण जल्दी इसको देखना पसंद नहीं करता, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले इसको सॉल्व कर लिया हूँ, फिर जा करके मैंने आप लोगों को इसको वीडियो को बनाया हूँ, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।